ओके। लास्ट सेशन में हमने एडवांस पेमेंट एंड डाउन पेमेंट्स का टॉपिक देखा था। अब इस सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज टैक्सेशन। अब अगर हम एसएपी की बात करें तो एसएपी में टैक्स प्रोसीजर, जो भी हम टैक्स प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है क्लाइंट पे। इट डिपेंड्स कि क्लाइंट कौन सा लोकेशन पे काम कर रहा है एंड क्लाइंट किस कंट्री में बेस्ड है। Let us say that tax procedures depend on the country which client is operating in. Meaning, सर tax. आवाज नाही येते तुमचा. हेलो, अभी आ रहा है? ऋषिकेश, हेलो. हाँ सर आता येते. Okay. All right. लास्ट सेशन में हमने एडवांस पेमेंट का टॉपिक पढ़ा था। अब इस सेशन में हम टैक्सेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ एसएपी में टैक्सेशन completely depends on the country where client is operating. And taxation is defined on country level, meaning, let's say this is our client and country. Let us say कि जो हमारा client है that is Amazon. Amazon is operating in US. Now, if Amazon is operating in US, the tax procedure will be रेकॉर्डिंग defined. चालू केले ना सर. हो के लिए the tax procedure will be defined as per the US laws. If, let's say, our client is SAP. Now, SAP is a German-based company. So, taxation will be based on German laws. Now, let us say this Amazon is operating in India. So, for the Indian region, Amazon Indian laws use करेगा. Okay. As per the country,
the taxation laws will change. अब we have multiple clients, we have multiple countries, एंड हर एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट अलग कंट्री में बेस्ड होगा एंड क्लाइंट अलग टैक्स प्रोसीजर्स यूज करेगा. सो एज अ कंसल्टेंट वी डू नॉट हैव टू गो वेरी मच इन डेप्थ अबाउट टैक्स प्रोसीजर्स. हर बार हमारे जो टैक्स प्रोसीजर्स होंगे वो अलग होते हैं. सो एज पर द क्लाइंट we will learn about the taxation in that specific country, but initially हमको टैक्सेशन में बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है. नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. लेट्स से कि जो हमारा क्लाइंट है दैट इज इंडियन क्लाइंट. अब हम टैक्सेशन देखते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में क्या टैक्सेशन यूज होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, there are majorly four type of taxes. ये हम सिर्फ एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं. फर्स्ट इज CGST, second is SGST, third is IGST, and fourth is UGST, or we also call it as UTGST. Now, if we talk about CGST and SGST, ये दोनों हम तब यूज करते हैं जब हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हो रहा है. करेक्ट. आप अगर स्टेट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो या कुछ परचेजिंग कर रहे हो, तो आपको CGST SGST लगता है. नाउ लेट अस टेक अ जनरल परसेंटेज. लेट्स से कि दिस इज 9% एंड दिस इज ऑल्सो 9%. अब इसका टोटल है 18%. सो विद इन द स्टेट अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको उस पे 18% का GST लगेगा. नाउ दिस GST is also called as intra-state GST. Okay. Let me delete this. Now this is CGST and SGST. Next is IGST and UGST. Now CGST and SGST हम use करते हैं when the financial transaction is happening within the state.
आईजीएसटी हम यूज करेंगे जब हम दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। एंड यूजीएसटी हम यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज करते हैं। यूनियन टेरिटरीज एज इन वो टेरिटरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नड होती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाता है। If we talk about CGST and SGST and IGST, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, राइट? इस स्टेट्स का सीएम होता है एंड अदर लेजिस्लेटिव बॉडीज होते हैं, whereas यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। Now, this CGST and SGST, this is also called as intra-state GST. This is an interview question. And IGST is called as interstate GST. ओके, अगर CGST एंड SGST अप्लाई हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, तो उसको हम इंट्रा स्टेट जीएसटी बोलेंगे। वेराज अगर हम IGST यूज कर रहे हैं तो इट विल बी इंट्रा स्टेट, आई एम सॉरी, IGST विल बी इंटर स्टेट। नाउ tax application is for CGST it is 9%, for SGST it is 9%. In case of IGST हम कंप्लीट 18% अप्लाई करते हैं, एंड सेम गोज फॉर UGST। 18%. Okay, this UGST is used for, let's say, Lakshadweep और चंडीगढ़। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब हमने ये समझा कि टैक्सेस तीन अलग अलग टाइप में लगते हैं। अब नेक्स्ट इज देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स।
फर्स्ट हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो आप आपके परचेजिंग पे भरते हो। ओके। टैक्स यू पे ऑन परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस यूज्ड फॉर बिजनेस। अब ये इनपुट टैक्स आपका करंट एसेट होता है। इनपुट टैक्स इज योर करंट एसेट। जब हमने हमारा जीएल मास्टर डेटा डिफाइन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इनपुट टैक्सेस डिफाइन किए थे। इनपुट टैक्स का हमने अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया था एंड उसमें इनपुट जीएसटी डाला था एंड दिस वाज बीन डिफाइंड इन एसेट कॉलम। सो इनपुट टैक्स इज योर करंट एसेट। एंड थर्ड पॉइंट, अब जो इनपुट टैक्स होता है उसको आप बाद में क्लेम कर सकते हो एज अ क्रेडिट एंड इसको आप आपके आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट सेटल कर सकते हो। ओके, लेट्स से कि ओके, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, देन वी विल सी द डिफरेंस। नाउ output tax is tax you collected from the customers on your sales। जब भी आप सेल करोगे, आप एक टैक्स अप्लाई करोगे आपके सेल्स पे जो कस्टमर्स पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज करंट लाइबिलिटी बिकॉज ये जो आउटपुट टैक्स है वो आप इवेंचुअली गवर्नमेंट को दे रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप कस्टमर से ये टैक्स कलेक्ट करोगे एंड जब तक आप ये टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दोगे तब तक ये आपकी लाइबिलिटी रहेगी। तो यू आर ओनली कलेक्टिंग दिस टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। until you deposit this tax amount to government, it will be your liability। ओके, इनपुट टैक्स इस कलेक्ट इनपुट टैक्स हम परचेज पे देते हैं, आउटपुट टैक्स हम सेल्स पे कलेक्ट करते हैं। Input tax is your current asset. Output tax is your current liability.
अब इनपुट टैक्स हमारा हमारा करंट एसेट है, बिकॉज जो भी टैक्स हम पे कर रहे हैं ऑन द परचेज, वो हम अगेंस्ट आउटपुट टैक्स सेटल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 100 रुपीज एज इनपुट टैक्स पे किया, एंड सेम, और एल्स लेट अस से हमने 150 रुपीज एज आउटपुट टैक्स पे किया, तो हम इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट सेटल कर सकते हैं। मीनिंग कि हम ये बता सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इनपुट टैक्स 100 रुपीज पे किया है, तो आउटपुट टैक्स में हम 150 रुपीज पे करने के जगह सिर्फ 50 रुपीज पे करेंगे, बिकॉज 100 रुपीज ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। ओके, ये क्लियर है या कुछ डाउट्स है इसमें? नो सर। रोहित, आपको भी क्लियर है? एक बार फिर से बताओ ना सर। कौन सा वाला समझ नहीं आया? वो सेटलमेंट का वो। ओके, देखो हमने 3 पॉइंट्स लिखे यहाँ पे। इनपुट टैक्स इज अ टैक्स विच यू पे ऑन परचेज। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो उस पे आप टैक्स भरोगे, उस टैक्स को हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। वेर एज जब आप कोई सेल करते हो कस्टमर्स को, तब आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो, उसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब इनपुट टैक्स इज योर करंट एसेट, ये आपके एसेट साइड पे आएगा। आउटपुट टैक्स इज योर करंट लाइबिलिटी, यानी कि आउटपुट टैक्स आपके लाइबिलिटी साइड पे आएगा। अब इनपुट टैक्स हमारा एसेट है, बिकॉज ये हम एज अ क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मीनिंग कि हमारा जो इनपुट टैक्स है, यानी कि हमने जो परचेजिंग पे टैक्स भरा है, दैट इज लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप टोटल टैक्स पे कर रहे हो फॉर रुपीज 10,000। ओके, ये आपकी टैक्स अमाउंट है। इनपुट टैक्स यानी कि जितना भी आपने परचेजिंग किया था 2024-25 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, उसमें उस परचेजिंग पे आपने टोटल 10,000 रुपीज का टैक्स भरा था। ठीक है, ये समझ आया? हाँ सर। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपने जितना भी सेल किया था, उस पे आप आउटपुट टैक्स भरोगे। आई एम सॉरी, जितना भी आपने सेल किया था, उस पे आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे कस्टमर से। लेट्स से कि आपने 10,500 रुपीज का आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था। अब हमने यहाँ पे देखा था कि आउटपुट टैक्स हमारी लाइबिलिटी है, बिकॉज ये आउटपुट टैक्स हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये जो भी 10,500 हमने कलेक्ट किया था कस्टमर से, ये सारा अमाउंट हमको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है एज अ टैक्स अमाउंट। ये समझ आया? हाँ सर। अब अगर यहाँ पे देखो, परचेजिंग पे हमने ऑलरेडी इनपुट टैक्स 10,000 रुपीज पे किया था, एंड आउटपुट टैक्स हमने 10,500 रुपीज कलेक्ट किया है।
अब हम गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस 10,500, ये पूरा अमाउंट पे करने के जगह हमको इसको सेटल करना है अगेंस्ट द इनपुट टैक्स। यानी कि हमने 10,000 रुपीज तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो हम इस 10,500 से हमारी आउटपुट टैक्स की अमाउंट से 10,000 माइनस करेंगे, विच इज आर इनपुट टैक्स अमाउंट। बचे 500 रुपीज, तो सिर्फ ये 500 रुपीज एक्स्ट्रा हम गवर्नमेंट को पे करेंगे एज अ टैक्स। समझे? हाँ सर। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब टैक्सेस हम अकाउंट्स पेबल में भी यूज करते हैं एंड अकाउंट्स रिसीवेबल में भी यूज करते हैं। दिस इज योर अकाउंट्स पेबल साइड एंड ये है अकाउंट्स रिसीवेबल। नाउ फोकस ऑन दिस इंट्रा-स्टेट जीएसटी एंड इंटर-स्टेट जीएसटी एंड यूजीएसटी। ये तीन टैक्स टाइप पे फोकस करो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया। नील प्राइवेट लिमिटेड purchased raw materials worth rupees 1 lakh from Surya Private Limited. Tax is applicable at 18%। ठीक है? अब तक जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की थी उसमें हमने टैक्स का कंसेप्ट यूज नहीं किया था, बट इस वाले ट्रांजैक्शन में वी विल हैव टैक्स एट 18%। नाउ इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास वेंडर है एंड वी हैव कस्टमर। अब इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में वेंडर कौन है एंड कस्टमर कौन है? ऋषिकेश, रोहित, सूर्य सूर्या प्राइवेट लिमिटेड वेंडर। okay, and Neil Private Limited will be customer. कस्टमर। Now let us say कि हमारा the vendor is based in Mumbai and customer is in Pune. अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन इन तीन कैटेगरीज में से कौन से कैटेगरी में बिलोंग करेगा?
CGST and SGST. CGST एंड SGST बिकॉज ये दोनों वेंडर एंड कस्टमर सेम स्टेट में है. सो इन दिस एग्जाम्पल हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं. One minute. Now this is account. This is our amount in rupees, and this is tax percentage. अब यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? Nil private account. Nil private limited debit to Surya. नील प्राइवेट लिमिटेड डेबिट टू सूर्य. Hmm. अब लेट्स से कि नील प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स में हमको एंट्री करनी है, तो अब एंट्री क्या होगी? नील प्राइवेट लिमिटेड ने क्या परचेज किया था? Nil private limited raw material. तो नील प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स में किस चीज के लिए एंट्री होगी? Raw material to cash. या बैंक. रॉ मटेरियल्स टू कैश और बैंक. बट अभी के लिए हम इसको एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं. ओके. अकाउंट्स पेबल इज ऑल अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ये याद रखना. यस सर. तो नील प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स में एंट्री होगी रॉ मटेरियल्स परचेज्ड अकाउंट. दिस विल बी डेबिट. डेबिट टू सूर्य प्राइवेट लिमिटेड. दिस विल बी क्रेडिट. अमाउंट इज 1 लाख एंड यहाँ पे भी अमाउंट इज 1 लाख. अब ये हो गई हमारी नॉर्मल एंट्री, लेकिन इसमें टैक्स एप्लीकेबल है एट 18%. तो अब ये टैक्स रॉ मटेरियल्स पे अप्लाई होगा या वेंडर पे अप्लाई होगा? वेंडर. नहीं सर, क्यों? रॉ मटेरियल के ऊपर आएगा सर. क्यों रॉ मटेरियल पे आएगा? क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर ही तो अपन टैक्स दे रहे हैं. जो चीज़ अपन खरीद रहे हैं उसी के ऊपर अपन टैक्स पे करेंगे उनको. करेक्ट. वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल्स, इसलिए हम रॉ मटेरियल्स पे टैक्स पे करेंगे. एंड दिस ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है वो एक सिंगल स्टेट में हो रहा है, इसलिए हम CGST एंड SGST पे करेंगे. सो CGST अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट. डेबिट. सिमिलरली
SGST अकाउंट भी डेबिट। अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर अलग होता है हमारे नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेशन से। राइट, अगर आपको याद होगा, हम दो टाइप से परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट इज द बेस अमाउंट विच इज 1 लाख इंटू 18%। दिस इज 18,000। राइट, सो 1 लाख पे 18,000 का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। दिस इज एक्सक्लूसिव मेथड, यानी कि इस टोटल अमाउंट पे आपको इतना टैक्स एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। सेकेंड मेथड इज 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118। अब यहाँ पे हमारी अमाउंट आ रही है 84,745। सो 1 लाख में से अगर आप ये अमाउंट माइनस करोगे, 84,745, 15,1255, दिस इज इंक्लूसिव मेथड। अब जब भी आप कोई इनवॉइस पे टैक्स पे करते हो या किसी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हो, तो आप टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करोगे या टोटल अमाउंट से अलग कोई टैक्स पे करोगे? टोटल अमाउंट के ऊपर ही टैक्स पे करेंगे। टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करोगे, मीनिंग आप इंक्लूसिव मेथड यूज करोगे। राइट, ये वाला मेथड यूज करोगे। एक्सक्लूसिव मेथड में 1 लाख इंटू 18%, विच इज इक्वल टू 1,18,000, एंड इंक्लूसिव मेथड में 1 लाख इंटू 100 divided by 118. What was the amount? 84,745. ओके, अब ये जो 84,745 है, इसको आप 1 लाख से माइनस करोगे। माइनस 84,745, which is equal to 15,255। अब जब भी हम
कोई इनवॉइस पे अमाउंट पे करते हैं तो दैट इज इंक्लूसिव मेथड मोस्टली. So this is what we will use. And exclusive method को हम साइड में रखते हैं. ठीक है. इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लियर है. हाँ सर। हाँ सर. ओके. डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड यूज करोगे तो आपका जीएसटी आएगा, लाइक आपका जो भी टैक्स अमाउंट होगा या जो भी परसेंटेज अमाउंट होगा दैट विल बी 18,000. एंड अगर आप इंक्लूसिव मेथड यूज करोगे तो टैक्स मेथड या टैक्स अमाउंट होगा 15,255. तो अभी हम इंक्लूसिव मेथड यूज कर रहे हैं. अब 1 लाख पे हमने देखा था कि 15,255 का टैक्स लगेगा. This 15,255 divided by 2 is 7627 because हम टोटल 18% टैक्स ले रहे हैं जिसको हम 9% एंड 9% में डिवाइड कर रहे हैं. राइट. CGST will be 9%, SGST will be 9%. So this is 7627 and this is 7627. ठीक है. This is for your raw materials. This is for your CGST, SGST, and this is for the vendor line. अब करेक्ट है ये ट्रांजैक्शन? हाँ सर। पक्का? ये सिर्फ वेंडर के इसमें हुआ ना सर? क्या वेंडर केस में होगा? अमाउंट्स एक बार चेक करो. क्योंकि मतलब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव तो दो मेथड के हिसाब से आप नहीं बताइए जीएसटी। हम्म. लेकिन अभी जो हमने अकाउंटिंग एंट्री एंटर की है वो करेक्ट है क्या या रॉन्ग है? हाँ क्या है? करेक्ट है। रोहित, बरोबर आहे सर. हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया था. इस रॉ मटेरियल्स पे हमने CGST, SGST पे किया which comes to 15,255. करेक्ट. अब ये स्टार्टिंग की 3 लाइंस डेबिट लाइन आइटम है. सो 1 लाख प्लस 7627 प्लस 7627 इनका टोटल कितना होता है? 1,15,255. करेक्ट.
1 lakh plus 7627 plus 7627. Total is 1,15,255 or 254. Let us take this as 255. Correct? ये कैलकुलेशन समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब डेबिट का टोटल हो रहा है 1,15,255, बट क्रेडिट का अमाउंट इज स्टिल 1 लाख। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड बैलेंस हो रही है क्या? नहीं। नहीं। तो जो हमको वेंडर को टोटल अमाउंट पे करना है वो कितना होगा? 1,50,250। 1,15,255। अब ये ट्रांजैक्शन करेक्ट है। अब ये अकाउंटिंग एंट्री करेक्ट है। नाउ दिस इज द वे यू विल मेक अकाउंटिंग एंट्री इन एसएपी। एसएपी में भी आप सेम तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज योर एग्जांपल 1, दिस इज योर एग्जांपल 2। अब लेट अस से कि वेंडर वडोदरा से है एंड कस्टमर बैंगलोर से है। अब लेट अस से सॉरी, लेट अस से कि तारा प्राइवेट लिमिटेड purchased raw materials or purchased vehicle from Shaw Motors worth rupees 10 lakh. टैक्स एप्लीकेबल, अगेन हम इसको 18% लेंगे जनरल। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इन 3 कैटेगरीज में से वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करता है? आवर वेंडर इज फ्रॉम वडोदरा, कस्टमर इज बैंगलोर। CGST SGST। IGST लगेगा सर इसमें। देखो, जो हमारा वेंडर है वो वडोदरा से है, मीनिंग कि ये गुजरात के स्टेट में है। कस्टमर बैंगलोर से है, मीनिंग कि ये कर्नाटका के स्टेट से है। अब अगर स्टेट्स अलग अलग हुए, यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम आईजीएसटी यूज करते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, एंड इसको हम 18% अप्लाई करेंगे। क्लियर है रोहित? हाँ सर।
अब इसमें क्या फाइनेंशियल इसमें क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? क्या परचेज किया था हमने? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू शो व्हीकल मोटर्स। अकाउंट, करेक्ट। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू शॉ मोटर्स अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। Amount is 10 lakh, and here also amount is 10 lakh. अब इस अकाउंटिंग एंट्री में ये 18% टैक्स किस लाइन पे अप्लाई होगा? डेबिट लाइन पे या क्रेडिट लाइन पे? डेबिट लाइन पे। क्रेडिट लाइन पे होगा ना सर। क्या रीजन है? अगर डेबिट पे होगा तो क्यों अप्लाई होगा डेबिट पे, एंड अगर क्रेडिट पे होगा तो क्यों? क्रेडिट पे इसके लिए होगा क्योंकि वहाँ मतलब वहाँ से पेमेंट जा रहा है, क्योंकि जीएसटी तो देता है जो खरीदने वाला जीएसटी देता है ना, मतलब तो पे खरीद करता कौन रहा है। है? तारा। हम्म, किससे खरीद रहा है? शो 100 मोटर्स। मोटर से। तो हमारा वेंडर तारा प्राइवेट लिमिटेड है या शॉ मोटर्स है? तारा 100 प्राइवेट मोटर से। लिमिटेड। वेंडर। हम्म, नहीं नहीं सॉरी, तारा है सर। तारा हमारा वेंडर है। देखो, वेंडर वो होता है जो कोई गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहा है, बेच रहा है। कस्टमर वो होता है जो उन गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रहा है, राइट? उन गुड्स या सर्विसेज को खरीद रहा है। अब तारा प्राइवेट लिमिटेड व्हीकल खरीद रहा है। किससे? शॉ मोटर से। कितने का? 10 लाख रुपए का। यानी कि तारा प्राइवेट लिमिटेड इज अ कस्टमर, शॉ मोटर इज अ वेंडर। अब तारा प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू शॉ मोटर्स अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। अब टैक्स किस पे अप्लाई होगा? व्हीकल अकाउंट पे या शॉ मोटर्स पे? व्हीकल अकाउंट। रोहित? व्हीकल अकाउंट पे सर। व्हीकल अकाउंट पे। जो अब हम टैक्स यूज करेंगे दैट इज आईजीएसटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर स्टेट जीएसटी। आईजीएसटी अकाउंट, दिस विल ऑल्सो बी डेबिट। कितना अमाउंट होगा? अगर 10 लाख रुपीज है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, 847457, 8,47,457 माइनस 8,47,457, 15,000, 1,52,543. This will be our
टैक्स एप्लीकेबिलिटी। तो टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं, दिस इज 1,15,000, 1 lakh, I'm sorry, this will be 11,52,543, correct? अमाउंट्स करेक्ट है इसमें? हाँ सर। ओके। अब सेम चीज यूजीएसटी के लिए भी अप्लाई होगी। यूनियन टेरिटरी में भी 18% टैक्स अप्लाई होगा अकाउंटिंग एंट्रीज पे। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी, लेट्स से हमारी लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था लक्षद्वीप का। अब लक्षद्वीप अगर बैंगलोर के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उस केस में आईजीएसटी अप्लाई होगा, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है। अगर विद इन लक्षद्वीप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में यूजीएसटी अप्लाई होगा। समझ गए? हाँ सर। ओके। अब ये हो गया हमारा अकाउंट्स पेबल का पार्ट। अब हम जाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल पे। एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं। ओके। लेकिन इस टाइम नील प्राइवेट लिमिटेड हम परचेज की जगह यहाँ पे सोल्ड लिखेंगे। नील प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड रॉ मटेरियल्स वर्थ 1 लाख रुपीज टू सूर्या प्राइवेट लिमिटेड, टैक्स एप्लीकेबल एट 18%। ठीक है। अकाउंट्स पेएबल में हमने परचेज किया था सूर्या प्राइवेट लिमिटेड से। अकाउंट्स रिसीवेबल में हम सेल कर रहे हैं, यानी कि सूर्या प्राइवेट लिमिटेड से हमको पैसे आने। इतना क्लियर है? हाँ सर। ऋषिकेश आपको क्लियर है? हाँ सर। ठीक। अब नील प्राइवेट लिमिटेड वेंडर बन गया, बिकॉज नील प्राइवेट लिमिटेड रॉ मटेरियल सोल्ड सेल कर रहा है। सूर्य प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर बन गया, क्योंकि सूर्य प्राइवेट लिमिटेड उस रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है। अमाउंट इज 1 लाख, टैक्स इज 18%। अब नील प्राइवेट लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? सूर्या प्राइवेट बैंक और लिमिटेड। कैश अकाउंट डेबिट। अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल दोनों हम मेंटेन करते हैं क्रेडिट परचेजिंग एंड क्रेडिट सेल के लिए। तो अभी के लिए इसमें बैंक या कैश अकाउंट नहीं आएगा, बिकॉज ये जो 1 लाख की अमाउंट है वो सेटल नहीं हुई है। हमने अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस देखा था, राइट?
यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे। फर्स्ट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर कॉमन इन बिजनेस, यानी कि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में वो उधारी पे होते हैं। एंड कंपनीज डोंट ऑलवेज पे वेंडर इमिडिएटली, यानी कि वेंडर का पैसा कंपनी अटका के रखती है कुछ टाइम के लिए, एंड उसके बाद वेंडर को अमाउंट पे होता है। तो ये याद रखना कि बिजनेसेस में ज्यादातर ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, एंड इसी रीजन की वजह से हमको अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल का लेजर मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ, लेट्स से कि ये जो क्रेसेंट फर्नीचर्स है, इसने रॉ मटेरियल परचेज किया स्टारवुड फर्नीचर से फॉर ₹1 लाख, एंड उसी टाइम पे इस ₹1 लाख का पेमेंट भी कर दिया। अब अगर ये सेम चीज कंपनीज हर ट्रांजैक्शन में फॉलो करेगी तो हमको अकाउंट्स पेबल मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसकी उधारी नहीं बचने वाली। इसीलिए whenever a business makes a transaction, जब भी ट्रांजैक्शन होता है मोस्टली वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, एंड इसी की वजह से हम अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल मेंटेन करते हैं। लाइक एक सिंपल एग्जांपल के लिए, अगर आप किराना की दुकान पे जाओ तो वहां पे आप क्या करोगे, किराना परचेज करोगे और उसको बोलेंगे कि इस मंथ के एंड को मैं इतना इतना अमाउंट पे कर दूंगा। अब वो किराना वाला क्या करेगा, उसके पास एक बुक होगी जिसमें वो आपकी अमाउंट लिख के रखेगा, राइट? कि लेट्स से XYZ पर्सन से मेरे को ₹2000 या ₹3000 आने, दैट इज योर अकाउंट्स पेबल। हमारे लिए, कस्टमर के लिए वो अकाउंट्स पेबल होगा, एंड उस किराना वाले इंसान के लिए जिसने हमको सेल किया है उसके लिए वो अकाउंट्स रिसीवेबल होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब हमने अकाउंट्स पेबल देखा था, दिस इज अकाउंट्स रिसीवेबल। नील प्राइवेट लिमिटेड sold raw materials worth 10 lakh to Surya Private Limited. Tax applicable at 18%. अब यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्री आएगी? इन द बुक्स ऑफ नील प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारा सेलर है जिसको पैसे आने हैं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या अकाउंटिंग एंट्री आएगी? सूर्य प्राइवेट लिमिटेड डेबिट टू। टू फर्स्ट लाइन इज करेक्ट, सूर्य प्राइवेट लिमिटेड डेबिट टू क्या आएगा? रॉ मटेरियल सेल किया है, सेल किया है, राइट? हाँ। तो क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स अकाउंट हम्म। और सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स अकाउंट। अगर कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, दिस विल बी क्रेडिट। अमाउंट इज अगेन 1 lakh एंड दिस इज ऑल्सो 1 lakh। ठीक है, ये बेसिक अकाउंटिंग एंट्री क्लियर हो गई। हाँ सर। अब वेंडर मुंबई से है, कस्टमर पुणे से है, वेंडर एंड कस्टमर दोनों भी महाराष्ट्र में आते हैं, मीनिंग सिंगल स्टेट
which is intra-state transaction, intra-state GST. अब जो टैक्स अप्लाई होगा, जो जीएसटी अप्लाई होगा, दैट विल बी CGST एंड SGST. अब सूर्य प्राइवेट लिमिटेड एंड सेल्स अकाउंट, इन दोनों में से जीएसटी किस पे अप्लाई होगा? सूर्या प्राइवेट लिमिटेड। क्यों? उसने खरीदा है इसलिए। देखो, सूर्य प्राइवेट लिमिटेड से हमको अमाउंट आनी है, लेकिन हमारी इनकम कहाँ से हो रही है? सेल्स अकाउंट से, करेक्ट? हम कुछ माल बेचेंगे एंड उसके बदले में हमको पैसे मिलेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। अब देने वाला सूर्य प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन हमको वो अमाउंट कहाँ से आ रही है? सेल्स अकाउंट से, करेक्ट? हाँ सर। हमारी एंट्री हो रही है नील प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ नील प्राइवेट लिमिटेड, एंड नील प्राइवेट लिमिटेड को अमाउंट आएगी सेल्स अकाउंट से। तो जो हमारा जीएसटी अमाउंट होगा वो भी क्रेडिट में आएगा, बिकॉज इस सेल्स के साथ में ही हमारा अमाउंट आ रहा है, राइट? सेल्स अकाउंट के साथ में, लाइक सेल्स अमाउंट विच इज 1 लाख, इसी के साथ में हमको जीएसटी अमाउंट भी रिसीव होगी। सो CGST विल बी credit and SGST will be again credit. Amount is 7627. Tax percentage again 9%, 9%. This is your customer. This is sales account, and this is your tax. Correct है ये एंट्री? रोहित? वो पूरा पूरा कैलकुलेट करना रहेगा सर। करेक्ट। अगर सिर्फ क्रेडिट साइड देखो तो क्रेडिट साइड इज 1 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट, लेकिन डेबिट साइड में सिर्फ 1 लाख है। यानी कि हम ये बोल रहे कि कस्टमर से हमको 1 लाख रुपए आने हैं, लेकिन हमारी सेल हुई है 1,15,000 के अराउंड। अब ये अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस नहीं है, इसीलिए हम ये जो 1 लाख रुपीज है इसमें जीएसटी की अमाउंट भी ऐड करेंगे, विच इज 7627 प्लस 7627, 1,15,254। अब अकाउंटिंग एंट्री करेक्ट है? करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट, क्योंकि दोनों ओके, साइड अभी टैली होगी ना। ओके। अब सेकंड एग्जांपल,
एग्जाम्पल 2, अब यहाँ पे भी तारा प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड व्हीकल था पहले. नाउ वी विल से तारा प्राइवेट लिमिटेड sold vehicle to Shaw Motors worth 10 lakh rupees, tax applicable 18%. यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी? अब आपको टैक्स के साथ बताना है क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी यहाँ पे. सो मोटर्स अकाउंट डेबिट ओके. टू सेल्स अकाउंट ओके. एंड टैक्स कौन सा लगेगा? IGST डेबिट में लगेगा या क्रेडिट में लगेगा? क्रेडिट मिलेगा. ओके. सो Shaw Motors will be debit, sales account will be credit, and IGST also credit. अब हमने जो व्हीकल सेल की थी वो 10 लाख रुपए में सेल की थी, तो क्या अमाउंट आएगी? टैक्स एप्लीकेबल 18%. 10 lakh into 11 sorry 10 lakh into 100 100 divided by 118, 8,47,457. Again 10 lakh minus 8,47,457, 1,52,543. ये है हमारी टैक्स की अमाउंट, राइट? तो हमने जो सेल्स किया था दैट इज 10 लाख रुपीज. Our tax amount is 15 lakh. I'm sorry. Tax amount is 1,52,543. And this plus this. इतनी अमाउंट हमको कस्टमर से आनी है. करेक्ट है अब अकाउंटिंग एंट्री? हाँ हाँ सर. सर. ओके. अब लेट अस गो टू एसएपी. ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना अभी? हाँ सर. एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल. I'm sorry. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स,
टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज, बेसिक सेटिंग्स। अब जब हम एसएपी में टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, वन मिनट। एसएपी में जब हम टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, पहले हम कंडीशन टाइप क्रिएट करेंगे। इस कंडीशन टाइप को अकाउंट की से लिंक करेंगे एंड ये अकाउंट की जीएल अकाउंट से कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये एक साइड हो गया। अब ये वाला दूसरा साइड, कंडीशन टाइप को अगेन हम कंट्री से लिंक करेंगे एंड उस कंट्री के हिसाब से हम टैक्स कोड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आप ये इमेज ओपन करोगे एक बार आपके वर्ड में बाद में, तो आपको समझ जाएगा ये। बैक टू एसएपी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज। अब इसमें फर्स्ट वाज कंडीशन टाइप। चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर एंड डिफाइन कंडीशन टाइप्स। डबल क्लिक करो। अब यहाँ पे कंडीशन टाइप्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। एसएपी ने ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड कंडीशन टाइप्स प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं पोजीशन में जाऊं एंड लेट्स से एसजीएसटी, ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड एसजीएसटी हमारे पास अवेलेबल है। सीजीएसटी, सीजीएसटी भी अवेलेबल है। आईजीएसटी भी अवेलेबल है एंड लास्ट इज यूजीएसटी और यूटीजीएसटी, दिस वन इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको नया कंडीशन टाइप क्रिएट करना होगा तो सिलेक्ट दिस एंड कॉपी एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन टाइप, आप आपके हिसाब से कंडीशन टाइप अप्लाई करोगे। लेट्स से कि मुझे एक कंडीशन टाइप बनानी है। लेट्स फर्स्ट लेटर हम जेड यूज करते हैं, सेकेंड लेटर आई विल यूज जी। जी स्टैंड्स फॉर जीएसटी। अब हम कुछ अगर परचेज कर रहे हैं तो हम इनपुट जीएसटी यूज करेंगे। सो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट जीएसटी एंड लेट्स से कि ये कंडीशन टाइप मैं एस जीएसटी के लिए बना रहा हूं। सो लास्ट लेटर विल बी एस, ZGIS. This is the name of our condition type for input state GST. ठीक है, इस तरीके से आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हम वही यूज कर रहे हैं। गो बैक। कंडीशन टाइप हमने देख लिया। इसके अलावा और एक स्टेप है, ओके इंक्लूडेड है।
टैक्स प्रोसीजर। गो टू टैक्स प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे हर एक कंट्री के लिए टैक्स प्रोसीजर्स प्री डिफाइंड होता है, एसएपी ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। जो स्टैंडर्ड टैक्स प्रोसीजर्स होते हैं वो एसएपी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। इंडिया के लिए इट इज टैक्स आईएन, ये वाला टैक्स आई आई एन, टैक्स इन इंडिया, ये वाला टैक्स प्रोसीजर हम यूज करेंगे। अगेन, अगर आपको आपका खुद का टैक्स प्रोसीजर बनाना है, इसको सेलेक्ट करो एंड यहां से इसको कॉपी कर लो। चेंज द प्रोसीजर नेम, यहां से आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। एंड इस टैक्स प्रोसीजर में कुछ डेटा आपको मेंटेन करना होता है। ओके, सिलेक्ट करो इसको एंड गो टू दिस कंट्रोल डेटा। अब यहाँ पे कुछ डेटा मेंटेन किया हुआ है। फर्स्ट कॉलम इज स्टेप नंबर। बेसिकली यहाँ पे हम स्टेप्स के नंबर्स देंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6। अब स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 100 विल ऑलवेज बी दिस BASB। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखो, इट इज बेस अमाउंट, यानी कि जो हम बेस अमाउंट एंटर करेंगे इनवॉइस में, जब हमने यहाँ पे व्हीकल परचेज की थी, इसकी बेस अमाउंट थी 10 लाख रुपीज। एंड इस 10 लाख पे हमने IGST कैलकुलेट किया था, विच वॉज 15,000, विच वॉज 1,52,543। सेम चीज आप SAP को यहाँ पे बोल रहे हो कि ये जो भी CGST, SGST, IGST और UTGST कैलकुलेट होगा वो बेस अमाउंट पे होगा। ठीक है, बेस अमाउंट का स्टेप नंबर है 100। अगर आप बाकी सारे लाइन आइटम्स को देखो तो यहाँ पे फ्रॉम स्टेप एंड टू स्टेप इज 100, मीनिंग कि इसमें जो भी अमाउंट कैलकुलेट होने वाला है वो सब इस स्टेप से लिया जाएगा, बेस अमाउंट पे लिया जाएगा। नाउ परचेज, P स्टैंड्स फॉर परचेज। परचेज आपके इनपुट टैक्स पे लगेगा। जो भी आप परचेजिंग करोगे उस पे आप ये P वाला कंडीशन यूज करोगे, एंड जो भी आप सेल्स करोगे उस पे S वाला कंडीशन आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर है इतना? रोहित, आपको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? एक बार बताना फिर से। ओके, अब पहले ये सब देखो। दिस इज डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम देखना। फर्स्ट इज CGST, देन SGST, देन IGST, देन UTGST, एंड इसके आगे जो लेटर लिखा है दैट इज P। P स्टैंड्स फॉर परचेज। हमने एक्सेल शीट में देखा था कि परचेज के लिए हम इनपुट टैक्स देते हैं। सो बेसिकली ये जो 4 कंडीशंस हैं ये परचेजिंग पे अप्लाई होंगे, करेक्ट? हाँ सर। अब इस 4 कंडीशंस के अलावा अगर आप अगले 4 कंडीशंस देखो, 1 2 3
एंड 4। इसमें अगेन सेम कंडीशंस है, CGST, SGST, IGST एंड UTGST। लेकिन ये जो आगे वाला लेटर है वो चेंज हो रहा है टू द लेटर S। S स्टैंड्स फॉर सेल्स, यानी कि ये आउटपुट टैक्स है। जो भी हम सेल्स करेंगे उस पे हमको जो भी टैक्स आएगा दैट इज आउटपुट टैक्स, करेक्ट। हाँ सर। अब परचेजिंग अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड है या अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड है? परचेज परचेज से। अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड है या अकाउंट्स रिसीवेबल से? अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेबल, यानी कि जो भी हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे उस पे हम फर्स्ट 4 कंडीशंस यूज करेंगे, राइट। उस पे हम ये वाले कंडीशंस यूज करेंगे। एंड जो भी हम सेल्स करेंगे उस पे हम ये वाले कंडीशंस यूज करेंगे। अब डिफरेंस हमने समझ लिया। फिर से अब हम अकाउंट्स पेबल के मॉड्यूल पे आते हैं। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। हाँ सर। एंड ये जो 100 दिया है यहाँ पे, एसएपी को हम ये बता रहे हैं कि इन कंडीशंस पे जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगी वो अमाउंट स्टेप नंबर 100 से लेनी है। स्टेप नंबर 100 क्या है हमारा? बेस अमाउंट, यानी कि जो भी बेस अमाउंट हम पे करेंगे, जैसे हमने व्हीकल का एग्जांपल लिया था, व्हीकल पे हमने जो बेस अमाउंट पे की थी दैट वाज 10 लाख रुपीस। उस 10 लाख रुपीस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, कोई भी टैक्स हो, यूजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी। इनमें से कोई भी टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो बेस अमाउंट पे कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब टैक्स प्रोसीजर्स समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अकाउंट की। अब टैक्स प्रोसीजर्स में ही ऑलरेडी अकाउंट की डिफाइंड है। अकाउंट की इज नथिंग बट इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। अब ये देखो, सीजीएसटी फॉर परचेजिंग, परचेजिंग यानी कि इनपुट टैक्स। इस कॉलम में अकाउंट की दी गई है। अकाउंट की इज YIC। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट ओपन करूं, लेट अस सर्च YIC। दिस इज CGST purchase, meaning input tax. YII is for IGST purchase. YIS is for SGST and YIU is for UTGST. This MWS या आउटपुट टैक्स के लिए है। ठीक है, अब MWS में ये कंसिडर नहीं हो रहा है कि ये CGST है या SGST है। अगर MWS हमने अप्लाई किया तो एसएपी को हम क्लियरली ये डिफाइन करेंगे कि कोई भी टैक्स रहने दो, ये आउटपुट टैक्स है। लेट्स से कि SGST, IGST, UGST
एंड वेयर इज दैट, CGST। इन सब पे अगर हमने अकाउंट की MWS अप्लाई की तो हम SAP को डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि ये चारों टैक्सेस आउटपुट टैक्स है। वेराज अगर YOC अकाउंट की हमने अप्लाई की तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिफाइंड हो रहा है कि ये आउटपुट टैक्स तो है, लेकिन आउटपुट टैक्स के साथ में ये CGST वाली कैटेगरी को या SGST वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। YOC description is CGST for sales. MWS description is output tax. यहाँ पे CGST, SGST ये सब डिफाइन नहीं हो रहा है। अभी के लिए जो हम अकाउंटिंग कीज यूज करने वाले हैं दैट इज दिस। MWS हम यूज नहीं करेंगे फिलहाल। अकाउंट की हमने देख ली। अब इस अकाउंट की को हम GL अकाउंट से लिंक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम हमारा टैक्स प्रोसीजर कंट्री से लिंक करते हैं। बैक, क्लोज दिस, assign country to calculation procedure। अब SAP ने कंट्रीज के अकॉर्डिंग ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैलकुलेशन प्रोसीजर्स दिए हैं। जैसे हमने देखा था टैक्स IN इज टैक्स इन इंडिया, वैसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए अलग टैक्स होगा, अफगानिस्तान के लिए अलग टैक्स होगा, देन अल्बेनिया के लिए अलग टैक्स होगा। गो टू पोजीशन। अब यहाँ पे हमको हमारा कंट्री और रीजन पूछ रहे हैं। आवर कंट्री इज IN इंडिया। कंटिन्यू, इंडिया। अब यहाँ पे प्रोसीजर में ऑलरेडी एक टैक्स प्रोसीजर असाइंड है विच इज टैक्स SG। इस सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करो। टैक्स SG, दिस इज सेल्स टैक्स सिंगापुर। अब हम टैक्स प्रोसीजर इंडिया के लिए डिफाइन कर रहे हैं या सिंगापुर के लिए डिफाइन कर रहे हैं? इंडिया। तो अगर यहाँ पे हमने प्रोसीजर टैक्स SG रखा तो चलेगा? राइट। We will change this to tax IIN, tax in India। डबल क्लिक, चेंज हो गया यहाँ पे। प्रेस एंटर एंड सेव, कंटिन्यू, गो बैक। अब इस टैक्स प्रोसीजर को एंड कैलकुलेशन प्रोसीजर को हमने कंट्री से असाइन किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप इज टू असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन कोड OBBG। सेकेंड स्टेप इज डिफाइन टैक्स कोड्स फॉर सेल्स एंड फॉर परचेज। यहाँ पे अगेन ये टैक्स प्रोसीजर टैक्स कोड से लिंक्ड है। अब टैक्स कोड डिफाइन करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड इज FTXP, या आप पाथ से भी जा सकते हो। टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस, कैलकुलेशन
Define tax codes for sales and purchase. Country is IN, enter. अब यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर टैक्स कोड देना है। अगर लिस्ट ओपन करो तो यहाँ पे कुछ टैक्स कोड्स ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। हम CGST एंड SGST के लिए टैक्स कोड डिफाइन करते हैं। Let us say our company code is HNMO. Let us say we will define B1, press enter. टैक्स कोड ऑटोफिल हो गया। डिस्क्रिप्शन डालो। नाउ इस टैक्स कोड में हम 9% CGST एंड 9% SGST डिफाइन कर रहे हैं एंड ये इनपुट टैक्स है, परचेजिंग के लिए है। सो इनपुट टैक्स SGST 9%, CGST 9%। टैक्स टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। A stands for output tax, V stands for input tax। अब ये टैक्स कोड हम इनपुट टैक्स के लिए बना रहे हैं या आउटपुट टैक्स के लिए? इनपुट के लिए। दोनों के लिए बनाना है ना। नहीं, इनपुट टैक्स के लिए अलग टैक्स कोड बनेगा एंड आउटपुट टैक्स के लिए अलग टैक्स कोड बनेगा। अब ये B1 टैक्स कोड हम इनपुट टैक्स के लिए बना रहे हैं। सो सिलेक्ट टैक्स टाइप V, इनपुट टैक्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको टैक्स टाइप आएगा। सी दिस बेस अमाउंट हमने देखा था, दिस इज स्टेप नंबर 100, देन CGST, SGST, IGST एंड UTGST। लेटर इज P, यानी कि ये परचेजिंग के लिए यूज हो रहा है। तो एंड दिस अकाउंट की भी इसको ऑलरेडी लिंक्ड है। अब यहाँ पे हमको CGST देना है 9%, SGST देना है 9%। अगर आप ये कॉलम देखो, टैक्स परसेंट रेट, यानी कि यहाँ पे आपको परसेंटेज एंटर करना है। सो 9 फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST। प्रेस एंटर एंड सेव। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ CGST एंड SGST डिफाइन कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो IGST एंड UTGST भी डिफाइन कर सकते हो। इनपुट टैक्स के लिए हमने टैक्स टाइप डिफाइन किया था, टैक्स कोड डिफाइन किया था B1। B1 CGST 9%, SGST 9%। अब लेट्स से कि हम E1 डिफाइन कर रहे हैं। E stands for echo। Delete this and enter E1। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। प्रेस एंटर। दिस टाइम आउटपुट टैक्स CGST 9%, SGST 9%। टैक्स टाइप में क्या सिलेक्ट होगा? आउटपुट टैक्स। ये रिपीट करो। आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू।
अब P letter is P letter stands for input tax. S letter stands for output tax. So CGST will be 9% and SGST will be 9%. अब इन केस अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हमने एक ही बार में CGST एंड SGST दोनों डिफाइन क्यों नहीं किया, तो जब आप इनवॉइस पोस्ट करोगे, लेट्स से कि आप एक इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो एंड उसमें आप टैक्स कोड E1 यूज कर रहे हो। अब इस E1 में इनपुट टैक्स भी डिफाइंड है एंड आउटपुट टैक्स भी डिफाइंड है। तो जब आप इनवॉइस पोस्ट करोगे तब आपको एरर आ जाएगा, बिकॉज एसएपी को ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि जो आप इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो उस पे इनपुट टैक्स लगना चाहिए या आउटपुट टैक्स लगना चाहिए। इसीलिए हम दो अलग अलग टैक्स कोड्स डिफाइन करेंगे। प्रेस एंटर एंड सेव। ठीक है, दिस वाज इनपुट टैक्स एंड E1 इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, इतना डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हमने टैक्स कोड्स डिफाइन कर लिए। ओके गाइस, टाइम अप। ऑफिस है अब 9 बजे। सो हमने टैक्स कोड तक कर लिया। इसके बाद वाला स्टेप हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आप कल अटेंड कर सकते हो सेशन।